उत्तर भारत के हिमालयी राज्य, जहां सर्दियां सिर्फ मौसम ही नहीं एक एहसास होती है। 2026 की इस सर्दियों में विशेष रूप से जनवरी और फरवरी में उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के कई ऊंचे इलाकों और हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्रिसमस के आसपास से शुरू होकर फरवरी तक रुक रुक कर बर्फबारी जारी है, जो पर्यटन के लिए एक बेहतरीन समय है। ओली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ओली उत्तराखंड के चमोली जिले का एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन और भारत का सबसे प्रसिद्ध स्कीइंग डेस्टिनेशन है। स्कीइंग के लिए ओली का नाम देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ स्कीइंग फेस्टिवल का आयोजन भी होता है। दोस्तों, हमारा आज का सफर रहेगा हरिद्वार से ओली तक और इस सफर में हमारी साथी है उत्तराखंड परिवहन के बेड़े में आई ये नई BS6 बस। UTC द्वारा उत्तराखंड के इन पहाड़ी इलाकों में केवल ऑर्डिनरी बसें ही चलती है। 12 घंटे पहाड़ों में ट्रैवल करके हम शाम तक ओली पहुंच जाएंगे, जहां के ये बर्फीले नज़ारे सारी थकान मिटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज दिन है 4 फरवरी और ओली जाने के लिए मैं हरिद्वार बस स्टैंड पहुंच गया हूं। फिलहाल तो हरिद्वार कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। हरिद्वार से ओली मेरी बस का यहां से चलने का टाइम 5:30 बजे का है और अभी मेरी बस इस तरफ पार्क है। जल्द ही बस का स्टाफ आएगा और बस में बोर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। इधर ये HRTC की हरिद्वार से नालागढ़ जाने वाली बस खड़ी है। 4:30 बजे ये यहाँ से रवाना हो जाएगी। बाकी इस तरफ ये हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जाने वाली बसें पार्क हैं, जो कि अपने निर्धारित समय पर यहाँ से निकलेंगी। फिर जल्द ही बस का स्टाफ भी यहाँ आ गया और बस के गेट खुलते ही बोर्डिंग भी शुरू हो गई है। ये टाटा की नई BS6 बस है जो इस साल UTC फ्लीट में शामिल हुई है। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 1 जनवरी 2026 में 100 नई BS6 अपने बेड़े में शामिल करी है। ये बस 6 जनवरी को हरिद्वार डिपो को मिल गई थी और 7 जनवरी से इस रूट पर शुरू हो गई। इस बस में ACGL द्वारा बॉडी लगाई गई है और इनमें सीट्स का कुशनिंग पिछली बसों से कंफर्टेबल है। सेफ्टी के लिए इसमें 2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं और इस तरफ इमरजेंसी गेट दिया हुआ है। हमारे साथ कुछ नेपाली मूल के लोग भी ओली तक चल रहे हैं, तो ड्राइवर साहब उनका सामान बस के बैक साइड लगेज कंपार्टमेंट में रखवा रहे हैं। और आज हमारी इस बस के चालक नवल किशोर जी हैं, जो कि इस बस को हरिद्वार से ओली तक लेकर चलेंगे। और ये है BS3 बस की तस्वीर। ये सिर्फ एक बस की तस्वीर नहीं है, ये 10 सालों की यादों का सफर है, जिसने 2016 से लेकर जनवरी 2026 तक हरिद्वार से ओली के बर्फीले पहाड़ों पर हजारों मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाया है। आज ये नई BS6 बस आ तो गई है, लेकिन इस पुरानी साथी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इधर बस भी लगभग फुल हो चुकी है। अब 5:30 हो गए हैं और बस यहाँ से अपने आज के सफ़र पर निकल रही है। हरिद्वार से चलकर हमारी बस ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली और जोशीमठ से होते हुए ओली तक जाएगी। ये दूरी 306 किलोमीटर है और बस 12 घंटे चलकर शाम तक ओली पहुँचेगी। हरिद्वार से ओली इस बस का किराया 660 रुपये है। इस तरफ गंगा नदी भी दिखाई पड़ रही है और देवप्रयाग तक हमें इसी के साथ साथ चलना है। दोस्तों, हर सफ़र की शुरुआत अपने आप नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो रास्ता आसान बना देते हैं। आज हरिद्वार से ओली के इस सफ़र में मेरी सीट्स अरेंज कराई है संदीप जी ने, जिन्हें मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। संदीप जी इंस्टाग्राम पर UTC देहरादून मंडल के ऑनर हैं।
अगर आपको उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र और गढ़वाल से कुमाऊं की तरफ जाना है तो आप संदीप जी की आईडी में एसएमएस करके ट्रांसपोर्ट की जानकारी ले सकते हैं। अभी हमारी बस NH 34 से ऋषिकेश की तरफ जा रही है। पता नहीं यार आ गया होगा। 6:12 हो रहे हैं और हमारी बस ऋषिकेश पहुंच गई है। यहाँ हमारी बस का एक छोटा सा ब्रेक है तो बस स्टैंड के पास हमारी बस पार्क हो गई है। सामने ये देहरादून पर्वतीय डिपो की देहरादून कर्णप्रयाग नागचूला खाल वाली बस भी यहाँ रुकी है। ये बस वाया गैरसैंण होते हुए नागचूला खाल तक जाती है। यहाँ पर कुछ नई सवारियाँ तो है पर आज हमारी बस हरिद्वार से ही फुल हो गई थी। अब ये किसी दूसरी बस से आएंगे। यहाँ करीब 15 मिनट रुकने के बाद अब बस आगे के सफ़र पर निकल गई है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है और गंगा नदी यहाँ ऋषिकेश में पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। और हमारी बस भी NH 34 को छोड़कर NH 7 पर आ गई है। अब जोशीमठ तक हमें इसी नेशनल हाईवे पर जाना है। ऋषिकेश से आगे अब पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए हैं और उजाला भी होने लगा है। अब हम पहुंच रहे हैं शिवपुरी और देखिए ये रहे वो मशहूर जंपिंग टावर। सच कहूं तो शिवपुरी एडवेंचर का असली अड्डा है। लोग यहाँ बंजी जंपिंग के साथ साथ नीचे गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का भी भरपूर मजा लेते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं तोता घाटी में। तोता घाटी लैंडस्लाइड जोन के लिए फेमस है। यहाँ रोड कटिंग और ब्लास्टिंग का काम होता रहता है तो ऊपर से पत्थर भी गिरते रहते हैं। अभी तो ये रोड सेफ है लेकिन बरसात के समय इस घाटी में भूस्खलन होते रहता है। तोता घाटी से आगे ये कोहरा लगना शुरू हो जाता है। जब हमने हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा करी थी उस दौरान भी ये एरिया कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। फिर 7:51 पर हमारी बस पहुंच गई तीन धारा, द मिडवे स्टॉप ऑफ गढ़वाल हिल्स। और अब हमारी बस यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुक रही है। फिर यहाँ नवल जी ने मुझे भी साथ नाश्ता करने बुला लिया। यहाँ खाने में दाल, रोटी और पालक की सब्जी है और साथ में सैलेड भी है। ये रोटी तंदूरी है तो साथ में बटर के छोटे पैकेट्स भी दिए हैं। हमने तो नाश्ता कर लिया है और यहाँ ये देहरादून से बागेश्वर जाने वाली बस भी आ गई है। यहाँ पर एक लंबा हॉल्ट लेने के बाद अब हमारी बस आगे चलने के लिए तैयार है। और आगे अब देवप्रयाग तक रास्ता हल्का डाउन है। फिर जल्द ही हम देवप्रयाग पहुंच गए। देवप्रयाग इस तरफ से 5 प्रयागों में से पड़ने वाला पहला प्रयाग है।
यहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। यहाँ से ये दोनों ही नदियाँ मिलकर गंगा का रूप ले लेती है। भागीरथी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलने वाली एक प्रमुख हिमालयी नदी है। और वहीं बात करें अलकनंदा नदी की, तो ये उत्तराखंड के ही चमोली जिले में बद्रीनाथ के ऊपर स्थित संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और अपने सफर में कई पवित्र प्रयागों को छूती हुई यहाँ तक पहुँचती है। अब जोशीमठ तक हमें इसी नदी के साथ साथ चलना है, तो रास्ते में और भी प्रयाग आएंगे। और भागीरथी नदी यहाँ बाईं तरफ से बहते हुए आ रही है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी के साथ साथ चलते हुए हमारी बस पहुंच चुकी है कीर्तिनगर। यहाँ नदी के इस तरफ जिला टिहरी गढ़वाल और नदी के उस पार जिला पौड़ी गढ़वाल है। अब इस पुल को पार करके हमारी बस पौड़ी जिले में आ गई है और कुछ ही देर में श्रीनगर शहर भी आ जाएगा। इधर अब हमारी बस श्रीनगर के वर्कशॉप पहुंच रही है। सफ़र के दौरान बस के टायर की बाहर वाली रबर लेयर फट गई थी, इसलिए जरा सी भी कमी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सेफ्टी सबसे पहले है, तो टायर तुरंत चेंज किए जा रहे हैं। लगभग आधे घंटे के बाद अब हमारी बस वर्कशॉप से आगे श्रीनगर बाजार की तरफ निकल गई है। फिर जल्द ही बस श्रीनगर बस स्टॉप भी पहुंच गई। वैसे तो बस यहाँ 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेती है, पर आज हम ऑलरेडी आधा घंटा वर्कशॉप में लेट हो चुके हैं, तो बस यहाँ से तुरंत ही आगे के सफ़र के लिए निकल रही है। दोस्तों, कीर्तिनगर बसाने के पीछे अगस्त 1894 की वह भयंकर बाढ़ थी जिसने पुराने श्रीनगर शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इस भयावह बाढ़ का कारण सितंबर 1893 में अलकनंदा नदी की सहायक नदी बिरही पर एक भारी भूस्खलन हुआ, जिससे एक विशाल प्राकृतिक झील बन गई। 25-26 अगस्त 1894 की रात को इस झील का बांध टूट गया, जिससे अलकनंदा नदी में प्रलयकारी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने पुराने श्रीनगर शहर को पूरी तरह जलमग्न कर दिया और भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि प्रशासन की सतर्कता के कारण जानमाल का नुकसान कम हुआ था। श्रीनगर के विनाश के बाद टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा कीर्ति शाह ने दूसरी ओर एक नया और सुरक्षित शहर बसाने का निर्णय लिया, जिसे उनके नाम पर कीर्तिनगर कहा गया। थोड़ा आगे चलने के बाद अब हमारी बस पहुंच रही है धारी, और इस तरफ अलकनंदा नदी के ऊपर मां धारी देवी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और ये मंदिर में जाने का प्रवेश गेट है।
10:56 हो रहे हैं और हमारी बस रुद्रप्रयाग पहुंच गई है। और यहाँ से लेफ्ट साइड पर NH 107 निकल रहा है, जो कि गुप्तकाशी और गौरीकुंड तक जाता है। गौरीकुंड वही जगह है जहाँ से केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है और हमारी बस रुद्रप्रयाग बाजार की तरफ निकल गई है। रुद्रप्रयाग देवप्रयाग के बाद पड़ने वाला दूसरा प्रयाग है और यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और ये आ गया रुद्रप्रयाग का बस स्टॉप। अब हमारी बस रुद्रप्रयाग से आगे कर्णप्रयाग की तरफ निकल रही है। यहाँ से अब हम चमोली ज़िले की सीमा में एंटर हो रहे हैं। इसके बाद फिर हमारी बस पहुँच गई गौचर। कर्णप्रयाग से पहले ये गौचर एक बड़ा शहर है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यहाँ की एयर स्ट्रिप का उपयोग किया गया था और ये आज भी इमरजेंसी और रिलीफ ऑपरेशंस में यूज होता है। और अभी यहाँ से कर्णप्रयाग करीब 10 किलोमीटर दूर है। RPM का नहीं है, वो किलोमीटर का है, एवरेज का है, वो 3.7 किलोमीटर प्रति लीटर आ रहा है। नहीं आ रहा है KM प्रति लीटर। चला गया तो सामान है जो तो वहाँ आए। अब 12 बज गए हैं और हमारी बस कर्णप्रयाग पहुँच रही है। इधर राइट साइड पर NH 109 डाइवर्ट हो रहा है, जो कि अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल जैसे बड़े शहरों की तरफ जाता है। यहाँ कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है और इन पूरे पंच प्रयागों में से ये ही एकमात्र ऐसा संगम है जहाँ कुमाऊं से कोई बड़ी नदी आकर मिलती है। पिंडर नदी 3820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पिंडारी ग्लेशियर के पिघलाव से आरंभ होती है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में स्थित है। ये अलकनंदा नदी की एक मुख्य उपनदी है जो स्वयं गंगा नदी की एक स्रोत धारा है, वरना बाकी संगम की नदियां तो गढ़वाल प्रदेश से ही निकलती है। यह पंच प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है और गढ़वाल व कुमाऊं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी है। अब इसके बाद आगे नंदप्रयाग और चमोली आएगा और पीपलकोटी पहुंचकर बस का एक और ब्रेक होना है। किसी को नहीं आया ना, ग्रुप में किसी ग्रुप में नहीं देखा मैंने, वो आया था उस वाले किसी के कर्मचारी वाले बेटा। अच्छा वो कौन है अंजलि का? अब उसमें भी तो दिया है, फर्स्ट में तो वही है, 4500 नंबर है पाल का, तो 9 सीटें मेरे साथ नंबर 28 की उसमें रिटायरमेंट है। सही था वो टाइम। इनकम की समीक्षा करवा लेंगे, तब वो भी कर लो, ठीक है? जवाब यही दिए सुनते ही। बारह 12:46 हो रहे हैं और हम नंदप्रयाग पहुंच गए हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बाद ये हमारे रास्ते का आखिरी प्रयाग है। चूँकि हमें औली जाना है तो जोशीमठ से हमारी सड़क बदल जाएगी। हालांकि NH 7 ही आगे विष्णुप्रयाग से होते हुए बद्रीनाथ धाम की तरफ जाता है, लेकिन हमें औली जाना है तो हम स्टेट हाईवे से आगे जाएंगे। यहाँ नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी का नंदाकिनी नदी से संगम होता है। नंदाकिनी नदी चमोली जिले में नंदाघुंटी शिखर के पश्चिमी ढाल पर स्थित ग्लेशियरों से निकलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नदी के तट पर राजा नंद ने कठिन तपस्या की थी। अरे होंगी सब ऐसी कब चलती रहती घाट वालों का इस साल होगा और माटी वालों का अगले साल बहुत थी वेतन होगा और हरिद्वार वालों का हो गया। क्या था वही चल रहा है कि साला आपका हरिद्वार इतना सा, यहाँ इतनी विधानसभाएं, पहाड़ का चमोली इतना बड़ा, यहाँ वही चीज। सामने उस पहाड़ी पर अब गोपेश्वर शहर भी दिखाई पड़ने लगा है। तो सही विधानसभा ड्यूटी लग गई, मैं ले गया था
29 मार्शल वगैरह वो जो विधानसभा के होते हैं ना, मिश्रा जी के पास 4 बजे हाँ वही हमारे तैयार में आ जाएंगे 3:30 सवा 3। इसके बाद फिर हमारी बस पहुंच गई चमोली और गोपेश्वर के लिए यहीं से लेफ्ट साइड की रोड डाइवर्ट हो रही है और यहाँ भी कुछ सवारियाँ उतर रही है। और नहीं लिख देते अब परेशान है 3 साल की सर्विस हो रही थी। अच्छा बुरा समय इंसान को मतलब कहाँ लाके खड़ा करने को शुरू अब आदमी अपना अच्छा समय और बुरा समय खुल आता है पर इसी साथ ऑटोमेटिक एक बजकर 33 मिनट हो रहे हैं और हमारी बस पीपल कोटी पहुंच गई है। एफआर में आईयू ने एफआर क्या लगाई, ठीक है। एफआर में उसने 400 ट्रैफिक की पुष्टि नहीं करी होगी, उनने कागज मांगे होंगे, आपने कागज नहीं दिए तब वो हटी। फिर यहाँ पीपल कोटी में हमारी बस ने अपना लंच ब्रेक भी ले लिया। मैं तो यहाँ फ्रेश अप होने चले गया था, तब तक बस के स्टाफ ने चाय पकौड़ी और ये मिठाई मेरे लिए भी लगवाई थी। और सामने उन पहाड़ों पर अब बर्फ भी दिखाई दे रही है और ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ पर चाय पकौड़ी खाने के बाद अब नवल जी बस को आगे ले जाने के लिए तैयार है। पीपल कोटी के बाद अब हमारी बस धीरे धीरे ऊंचाई चढ़ते हुए आगे बढ़ रही है। अलकनंदा नदी अब गहरी घाटियों में बह रही है और पहाड़ों का रंग बदलने लगा है। इस स्ट्रेच पर कई जगहों पर पहाड़ खिसक चुके हैं। भूस्खलन के निशान अब भी साफ दिखाई देते हैं और इस वजह से यहाँ रोड वाइडनिंग और रॉक बोल्टिंग का काम चल रहा है। और यहाँ लैंडस्लाइड और रॉकफॉल से बचने के लिए टनल बनाई गई है। आगे फिर यहाँ लंगसी गांव के पास कुछ सवारियाँ उतर रही है। यहाँ इतनी ऊंचाई में भी सामने उस तरफ कई गांव बसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी जगहों पर जीवन यापन करना थोड़ा कठिन तो होता होगा। हालांकि यहाँ सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुकून काफ़ी मिलता होगा।
फिर 3:07 पर हमारी बस पहुंच गई जोशीमठ। इधर लेफ्ट साइड वाली सड़क बद्रीनाथ के लिए निकल रही है, जबकि हमारी बस स्टेट हाईवे 54 से औली की तरफ आगे बढ़ेगी और औली अभी यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर है। नीचे जोशीमठ शहर भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जोशीमठ से औली तक जाने के लिए रोपवेज भी चलते हैं, तो आप इन खूबसूरत वादियों का मज़ा रोपवे से भी उठा सकते हैं। फिर आगे यहाँ से हमारी बस जोशीमठ बस स्टॉप की तरफ मुड़ गई। हालांकि अभी हमें वापस इसी रोड से ऊपर औली की तरफ जाना है। इसके बाद फिर बस जोशीमठ बस स्टॉप भी पहुंच गई। यहाँ सवारियां भी उतर रही है और बस का एक लंबा ब्रेक भी है। करीब 20 मिनट के ब्रेक के बाद अब बस यहाँ से आगे के लिए निकल रही है और औली पहुँचने में अभी 1 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा। जोशीमठ को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब तीर्थ स्थलों के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसका नाम अब आधिकारिक तौर पर ज्योतिर्मठ है। इससे पहले हमने यहाँ से आगे बद्रीनाथ की भी बस जर्नी करी है, आप जाकर उसे भी ज़रूर देखिएगा। जोशीमठ से निकलकर हमें औली तक अब लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए आगे जाना है और नवल जी ने मुझे बताया कि औली में तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, तो बस ऊपर जा भी सकती है, नहीं भी। यहाँ फिर मुझे आखिरकार सफ़ेद बर्फ़ की पहली झलक नज़र आ ही गई, जिसके लिए मैंने ये पूरा सफ़र तय किया है और अब तो मानो सारी थकान एकदम से गायब ही हो गई है। आगे अब तो रोड्स पर भी बर्फ़ की वजह से फिसलन हो चुकी है। ऐसे में बस चलाना ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और नवल जी काफ़ी सावधानी से बस चला रहे हैं।
फिर 4:30 बजे हम पहुंच गए औली और अब कुछ ही देर में औली बस स्टॉप भी आ जाएगा। 3 घंटे आपको पड़ा रहता भैया जी। मैं औली में उतरना है यहाँ तो भैया टूरिस्ट उतर लो यहीं, टूरिस्ट वाले आ जाओ। सामने उस तरफ पहाड़ों के पीछे नंदा देवी चोटी भी साफ दिखाई देने लगी है। 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये शिखर हिमालयाज़ की शान मानी जाती है। यह चोटी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है और उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में पूजनीय है। दोस्तों, बात करें औली की तो औली 2,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित भारत का एक प्रमुख स्कीइंग डेस्टिनेशन और एक मशहूर हिल स्टेशन है, जो अपने बर्फ से ढकी पहाड़ों और यहाँ से दिखने वाली हिमालयन चोटी के शानदार दृश्यों के लिए जाना जाता है। और ये हमारी बस का लास्ट स्टेशन भी आ गया है और सवारियां भी उतरने लगी है। तो हमारी बस यहां ITBP पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान के पास पार्क हो गई है। अब कल सुबह 4:30 बजे ये बस फिर से हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएगी और सुबह मुझे भी इसी बस से वापस निकलना है, तो मैंने यहाँ बस स्टॉप से कुछ ही दूरी पर नीचे स्नो सिटी होटल में रूम ले लिया। वैसे तो यहाँ रुकने के बहुत सारे और भी अच्छे ऑप्शंस हैं, पर मुझे सुबह जल्दी निकल जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे बेस्ट लगा। ये रूम मुझे 1,000 रुपये में मिल गया, जिसमें ठंड से बचने के लिए गीज़र भी है। रूम का दरवाज़ा खुलते ही ऐसे बर्फीले नज़ारे। सचमुच दोस्तों, आज का ये सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यात्राओं में कैद हो गया है। यहाँ से नंदा देवी, कामेट और दुनागिरी जैसे कई ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं। फिलहाल तो अब लेते हैं इस वीडियो से अलविदा। उम्मीद है दोस्तों, हरिद्वार से औली का ये खूबसूरत सफ़र आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको अरुण कनवाल जी के साथ में अल्मोड़ा से देहरादून तक की बस जर्नी दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।